नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक चैप्टर का जो पहला भाग है वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको आईसीटी बता दिया है और आईसीटी में हमने आपको बताया था कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता क्या है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से घटक यूज होते हैं, उसके अवयव कौन कौन से हैं और मैंने आपको बताया कि उसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। ये सारी चीजें बताई। उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे आईसीटी में वो पढ़ रहे थे साधन। क्या पढ़ रहे थे? साधन पढ़ रहे थे। और साधन में मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे साधन जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हम यूज करते हैं, जैसे कि हम मोबाइल का यूज करते हैं, टेलीफोन का यूज करते हैं, फैक्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, टेलीविजन का यूज करते हैं। तो ऐसे कई सारे जो साधन हैं उनका यूज करते हैं, जिनको आप उपकरण भी बोलते हो। और इन उपकरण से जो है क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से उपकरण जो है यूज करते हैं। आप ईमेल और इंटरनेट भी जो है यूज करते हो। किसमें? संचार में ईमेल और इंटरनेट भी आप जो है यूज करते हो। तो ईमेल और इंटरनेट को हम अगले चैप्टर में यानी कि इंटरनेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आईसीटी से संबंधित जितने भी साधन हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए भैया देख लेते हैं अगला साधन, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, मोबाइल कंप्लीट कर लिया था, रेडियो कंप्लीट कर लिया था, फैक्स कंप्लीट कर लिया था और टेलीफोन कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टेलीविजन। टेलीविजन आपको पता है दो शब्दों से मिलकर बनी है, टेली और विजन से। किस किस शब्दों से मिलकर बनी है? टेली और प्लस हो जाएगा विजन। कौन कौन से दो शब्द हो जाएंगे आपके? एक टेली हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा विजन। तो जो टेली शब्द है इसका मतलब होता है दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ। और विजन का मतलब होता है देखना, ठीक है। विजन का मतलब क्या होता है? देखना। तो दो शब्दों से मिलकर बना है टेलीविजन, टेली प्लस विजन, यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों में कोई भी कार्य जो हो रहा है उसको देखना टेलीविजन के माध्यम से। तो ये जो साधन है ये टेलीविजन है भैया। इसके माध्यम से दूर संचार बहुत अच्छी से होता है, आसानी से होता है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, आखिरकार ये है क्या। तो मैंने आपको बताया भैया दूर संचार का एक प्रमुख माध्यम है। टेली और विजन दो शब्दों से मिलकर बना है। टेली का मतलब होता है दूरस्थ और विजन का मतलब होता है देखना। इसका विकास कैसे हुआ आखिरकार? जैसे हमने रेडियो का विकास देखा था, मोबाइल का विकास देखा था, एक एक पीढ़ी देखी थी मोबाइल की, उसी प्रकार से हम टेलीविजन का विकास देखेंगे। फिर उसके बाद टेलीविजन के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भारत में टेलीविजन जो है उसका विकास किस प्रकार हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं टेलीविजन की। और टेलीविजन क्या है आपको मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप इसकी परिभाषा से एक और बार अच्छे से देख सकते हैं कि टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोलते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं, क्योंकि ये विद्युत से चलते हैं। तो जिनसे जनसंचार जो है वो श्रव्य और दृश्य माध्यम से होता है, इसी को बोला जाता है टेलीविजन। और मैंने शब्द से भी आपको स्पष्ट कर दिया था, हालांकि आपको परिभाषा के रूप में थोड़ा कठिन लगेगा। अब विकास देखते हैं। विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि विकास होगा तभी तो आप आज जो है OLED जैसी चीजें भी आप खरीदते हो, तो वो किस माध्यम से खरीदते हो? इसी विकास के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ, बड़ी टीवी, फिर छोटी टीवी, फिर छोटी, फिर इतनी पतली टीवी के आपके मोबाइल के बराबर पतली टीवी भी जो है आने लग गई है। तो 1897 में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है कार्ल ब्राउन। रट लीजिए इसको, कार्ल ब्राउन जो है क्या करता है? कैथोड रे ट्यूब का विकास करता है। क्वेश्चन बनेगा कि कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार किसने किया है? कार्ल ब्राउन ने, लीडी फॉरेस्ट ने, जैक किल्बी ने या फिर रॉबर्ट नॉय ने? तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कार्ल ब्राउन ने। तो कार्ल ब्राउन यहां पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1925 आता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है JL बेयर्ड।
जिसको आप क्या बोलते हो, टेलीविजन का पिता बोलते हो, टेलीविजन का जनक बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये पहला मैकेनिकल टीवी का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज, उसी प्रकार से जेएल बेयर्ड को क्या बोलते हैं, टेलीविजन का जनक बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 1925 में मैकेनिकल टीवी का आविष्कार किया। तो हमने दो नाम देखे। पहला देखा भैया 1897 में कार्ल ब्राउन। कार्ल ब्राउन ने किसकी खोज की, कैथोड रे ट्यूब की खोज की। उसके बाद दूसरा देखा जेएल बेयर्ड, जिसने किसकी की खोज की, मैकेनिकल टीवी की खोज की। 1927 का समय है जब फिलो फोर्सवर्थ ने, किसने, फिलो फोर्सवर्थ ने क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया। पहले जो टीवी बनाया जेएल बेयर्ड ने, वो कौन सा टीवी था, मैकेनिकल टीवी था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टीवी किसने बनाया, तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो बनाया था वो किसने बनाया था, फिलो फोर्सवर्थ ने बनाया था। तो तीन नाम हो गया। पहला नाम कौन सा हो गया, तो पहला नाम हो गया कार्ल ब्राउन। दूसरा नाम कौन सा हो गया, तो वो हो गया जेएल बेयर्ड। और तीसरा नाम कौन सा हो गया, तो फिलो फोर्सवर्थ तीसरा नाम हो गया। और ये तीन नाम इंपॉर्टेंट हैं टीवी के विकास में। फिर 1939 का समय आता है जब डूमोंट नाम की एक कंपनी होती है जो टीवी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देती है। और टीवी का वाणिज्यिक उत्पादन किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके ऑप्शन रहेंगे डूमोंट कंपनी, सोनी कंपनी, सैमसंग कंपनी या फिर फिलिप्स कंपनी। तो कहा आप क्या आंसर करोगे, डूमोंट कंपनी। कभी भी सोनी, सैमसंग या फिर कोई भी अदर कंपनी आए तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा। डूमोंट कंपनी पहली कंपनी है जिन्हें वाणिज्यिक उत्पादन टेलीविजन का स्टार्ट किया था। तो ये थोड़ा सा विकास था और इसी के विकास क्रम में धीरे धीरे एलईडी आए, एलसीडी आए और बहुत सारी चीजें आई। तो टीवी के बहुत सारे प्रकार जो है इस प्रकार से बट गए। पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी हुआ, फिर एनालॉग टीवी भी हुआ, डिजिटल टीवी भी हुआ। आज ओएलईडी टीवी मिलते हैं, सैटेलाइट टीवी मिलते हैं, 3D टीवी भी मिलते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से प्रश्न एमपीपीएससी में नहीं बनेगा। यहां पे आपको केवल इतना याद रखना है, जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 3D टीवी में या फिर 3D चश्मों में किन दो रंगों का उपयोग किया जाता है। या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा कि 3D में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे भैया, 3D में दो रंगों का दृश्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है लाल रंग और दूसरा है नीला रंग। तो दो रंग उपयोग किए जाते हैं, पहला है लाल रंग और दूसरा है नीला रंग। दो रंगों को आप याद रखेंगे और 3D दृश्यता में इन्हीं रंगों का आप उपयोग करेंगे। आपको घर पे ट्राई नहीं करना है। आप जब भी 3D सिनेमा देखने जाते होंगे तो उसमें लाल और नीला रंग जो है स्वभावतः मिलता है। अब भारत में टेलीविजन देखें, जैसे हमने रेडियो का विकास देखा था, रेडियो का विकास हमने देखा था 1927 से, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास होते जाता है। तो इसी प्रकार से हम टेलीविजन का विकास देखते हैं और टेलीविजन भारत में आता है 1959 में। और किस्मत की बात देखो, एक कंपनी होती है जिसका नाम है फिलिप्स। कौन सी कंपनी होती है, फिलिप्स। फिलिप्स नाम की कंपनी होती है। आज फिलिप्स के नाम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप खरीदते भी हो और विश्वास भी करते हो। तो यही वो कंपनी थी, याद रखना, जिसने भारत को पहली बार टीवी को गिफ्ट में दिया था। तो गिफ्ट में टीवी किसने दिया भारत को, फिलिप्स कंपनी ने दिया। फिलिप्स कहां की कंपनी है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप देखेंगे कि भैया फिलिप्स कंपनी ने 1959 में टेलीविजन जो है भारत को भेंट कर दी, उपहार में मिल गई टीवी। अब क्या हुआ, भारत ने सोचा कि 1959 में ही एक काम करते हैं, हम 15 सितंबर 1959 को प्रसार भारती के एक प्रभाग के रूप में दूरदर्शन की स्थापना कर लेते हैं। जो प्रसार भारती है उसकी स्थापना तो आगे चल के होगी, लेकिन दूरदर्शन की स्थापना प्रसार भारती के रूप में हो गई। और ये जो विभाग है वो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करने लगा। और 1965 में क्या हुआ, यहीं से दैनिक प्रसारण प्रारंभ हो गया। तो 1965 से क्या हुआ, दैनिक प्रसारण प्रारंभ हुआ। पहले क्या हुआ, सितंबर में, सितंबर यानी कि 15 सितंबर 1959 को जो दूरदर्शन है उसने क्या किया था, साप्ताहिक प्रसारण प्रारंभ किया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दैनिक प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, तो 1965 में दैनिक प्रसारण प्रारंभ हुआ।
कब फिलिप्स कंपनी ने भारत को जो है टीवी गिफ्ट में की थी? 1959 में। और 1959 में ही दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। 15 सितंबर की डेट आपको याद रखनी है। अच्छा, नियमित रूप से प्रसारण हुआ और इंडिया रेडियो के अधीन इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 1976 का दिन आता है। पहले क्या हुआ, बात को समझना, पहले क्या हुआ, रेडियो और टेलीविजन दोनों एक साथ काम करते थे। रेडियो भी वहीं चल रहा है, टेलीविजन भी वहीं, मतलब दोनों का प्रसारण जो है वो एक ही विभाग के द्वारा किया जाता था। अब क्या हुआ, दिक्कत आने लगी, रेडियो का लोड भी बढ़ रहा है धीरे धीरे और टेलीविजन भी भारत में विकसित होता जा रहा है, क्योंकि टीवी का ज्यादा यूज करेंगे लोग, दृश्य और श्रव्य दोनों चीजें हैं ना इसमें, इसलिए तो अब भैया देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो रेडियो कम सुनेंगे लोग। तो अब दूरदर्शन का जैसे जैसे लोड बढ़ता गया तो 1976 में 1 अप्रैल का दिन आया। वैसे तो ये अप्रैल फूल का दिन है, लेकिन क्या होता है 1976 में 1 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टीवी सेवाएं जो हैं वो रेडियो से अलग कर दी जाती हैं। ये बोल देते हैं रेडियो को, भैया चाचा तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, भैया जाइए। तो रेडियो और टीवी की सेवाएं जो है अलग अलग कर दी जाती हैं। और उसके बाद का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1982 का। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे। पहली, दूरदर्शन एक राष्ट्रीय प्रसारक बनता है। दूरदर्शन क्या बनता है? एक राष्ट्रीय प्रसारक बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरदर्शन एक राष्ट्रीय प्रसारक बना था 1965, 1976, 1982, 1997। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे 1982। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरदर्शन पर या फिर रंगीन प्रसारण भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो 15 अगस्त का वो दिन था, खुशी का दिन था, स्वतंत्रता दिवस था। उसी दिन से प्रारंभ हुआ रंगीन प्रसारण। तो भारत में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1982 से प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद एक और बात याद रखना कि उसी टाइम पे हुए थे एशियन गेम्स, और भारत में एशियन गेम्स में भाग लेते हैं भैया। एशियन गेम्स में हम अच्छे स्थान पे भी पहुंचते हैं। तो एशियन गेम्स का प्रसारण जो है वो 1982 से प्रारंभ होने लगा। तो 1982 की 3 घटनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, दूरदर्शन क्या बना? एक राष्ट्रीय प्रसारक बना। दूसरा, रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ। तीसरा क्या बन गया भैया? ये जो एशियन गेम्स है उसका प्रसारण भी प्रारंभ हुआ। अब उसके बाद 1997 का टाइम है, जब 23 नवंबर 1997। माइंड में छाप लीजिए और याद कर लीजिए, और जब क्वेश्चन आए तब उसे वहां पे उतार दीजिएगा। और मैं बोलूंगा कि 23 नवंबर 1997 की जो डेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे रट लीजिएगा जैसे तोता रट लेता है। तो 23 नवंबर 1997 को हुआ क्या था मास्टर जी? तो मास्टर जी बताएंगे कि सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को जो है संगठित और नियमित करने के लिए प्रसार भारती का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रसार भारती का गठन कब किया गया था, और ऑप्शन रहे 1965, 1976, 1982 या फिर 1997। तो आप डेट के साथ वहां पर बता के आइएगा कि तुम्हें डेट नहीं पता, हमें डेट पता है, और डेट है 23 नवंबर 1997। तो 23 नवंबर 1997 को जो है भारत में प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक प्रसारण है इसमें क्या हुआ था, दोनों दूरदर्शन और रेडियो, रेडियो को क्या बोलेंगे? AIR। मैंने आपको बताया था AIR बन गया था, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस हो गई थी, रेडियो में बताया था आपको। तो AIR और दूरदर्शन दोनों को संचालन करने के लिए, दोनों को नियमित करने के लिए, दोनों को संगठित करने के लिए क्या चाहिए? एक संस्था चाहिए। तो वो एक संस्था कौन सी कहलाएगी? प्रसार भारती कहलाएगी। और डेट आपको याद हो गई होगी 23 नवंबर 1997। एक बार मेरे साथ और बोलिए, 23 नवंबर 1997। तो ये जो डेट है, इस दिन प्रसार भारती की स्थापना हुई। अगला देखते हैं, तो प्रसार भारती आपको यहां पे अच्छे से मिल जाएगा भैया। 23 नवंबर 1997 भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। मैंने आपको बार बार बोला है कि ये प्रसारण संस्था एक है, और ये दूरदर्शन और AIR दोनों को नियंत्रित एवं संगठित करेगी। तो इसके घटक कौन कौन से हो जाएंगे? दूरदर्शन और आकाशवाणी, यानी कि AIR जहां से आप सुनते हो वो। फिर उसके बाद इसका कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य हो जाएगा सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को क्या करना है? संगठित करना है। यहां पर ये संगठित हो जाएगा, ये संगठित है, ठीक है। तो संगठित करना है, नियमित करना है और प्रसारित भी इसके द्वारा
करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मिलेगा कि भैया सामुदायिक रेडियो केंद्र, देखो रेडियो का विकास हुआ, फैक्स का विकास हुआ, सब चीजों का विकास हुआ, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में जो है टीवी रेडियो कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारा क्या प्रयास रहता है कि वंचित वर्गों का तक भी क्या पहुंचे, लाभ पहुंचे और सब लोग जो है कनेक्ट हो पाए। तो कनेक्ट करने के लिए क्या किया भैया, हमने सामुदायिक रेडियो केंद्र की शुरुआत की और ये जो है मेनली पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए थे। पूर्वोत्तर में 5 स्थानों पे क्या हुआ था, सामुदायिक रेडियो केंद्रों की जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सामुदायिक रेडियो केंद्र का संबंध है पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत या पश्चिमी भारत। तो आप क्या आंसर करेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3 या फिर 5। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, 5 आपका आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना हुई, कितने, 5। लेकिन आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का। आप कौन सी परीक्षा दोगे, आप दोगे 19 जून की परीक्षा जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो राज्य सेवा परीक्षा की जब प्रारंभिक परीक्षा आप दोगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि अलीराजपुर के भावरा में एक भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना हुई थी। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां पे हुई थी, तो ये हुई थी भावरा में। अच्छा, भावरा का नया नाम क्या है, आप कमेंट करके ये भी बताइए। ठीक है, तो अलीराजपुर में भावरा है और भावरा में क्या किया गया है, पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। और रेडियो केंद्र आपको याद रखना है, इसके अलावा कई सारे रेडियो केंद्र हैं, जैसे सहरिया के लिए, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, आपको पता है। बैगा, भारिया और सहरिया 3 आपदाग्रस्त जनजातियों में भी ये शामिल है और इसके लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो भी स्थापित किया गया है। तो वो कहां किया गया है, सैसई में। सैसई कहां है, श्योपुर में है। तो श्योपुर जो कि सहरिया जनजाति के लिए क्या है, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है। तो श्योपुर में सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र की भी स्थापना की गई है। उसके अलावा खलवा खंडवा में कोरकू रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है। अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या बोलेंगे, भावरा में भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या हो जाएगा कि जो सहरिया रेडियो केंद्र है यानी कि सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो कहां पर है, तो वो हो जाएगा सहसई श्योपुर में। और तीसरा जो खलवा में है वो कौन सा हो जाएगा, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने सामुदायिक रेडियो केंद्र वर्तमान में है, तो वर्तमान में आप याद रखेंगे 12 रेडियो केंद्र हैं जो कि सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आएंगे 10, 11, 12 और 13। आप आंसर क्या लगाएंगे, आप आंसर लगाएंगे 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कैसे विकास हुआ। तो आप याद रखोगे इस बात को कि भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास अलग तरीके से हुआ। रेडियो अलग आया, दूरदर्शन अलग आया और इसी प्रकार से टेलीविजन अलग आया, फैक्स अलग आया, मोबाइल अलग आया, तो अलग अलग चीजें आई। लेकिन आप याद रखेंगे कि भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उसका विकास 1851 में हो जाता है, जब कोलकाता में डायमंड हार्बर नाम की जो जगह होती है, डायमंड हार्बर तक जो कोलकाता से है, क्या किया जाता है, टेलीग्राफ सेवा शुरू की जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास कब से हुआ था, ऑप्शन आपके हैं 1847, 1851, 1865 या फिर 1976। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 1851। ये आपका आंसर होना चाहिए। और आप तो ये भी बता के आना कि भैया हमारी परीक्षा ले रहे हो, हम आपको बताते हैं कि 1851 में जो है
कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। इसी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भारत में विकास होना चालू हुआ और 1851 में टेलीफोन सेवा की भी शुरुआत जो है कोलकाता में कर दी गई थी। और आपको भी पता है कि कोलकाता में राजधानी हुआ करती थी ब्रिटिशों की, और ब्रिटिशों ने कोलकाता से ही हर एक चीज का विकास प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार से टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 में कहां से हो जाती है? कोलकाता से हो जाती है। फिर 1913 का समय आता है जब पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिमला में स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कहां पे स्थापित किया गया? शिमला में किया गया, मसूरी में किया गया, देहरादून में किया गया, या फिर नई दिल्ली में किया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शिमला में किया गया। कहां पे किया गया भैया? एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो 1891 कोलकाता से डायमंड हार्बर पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। फिर उसके बाद 1881 टेलीफोन सेवा की शुरुआत कोलकाता से हुई और 1913 पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज वो शिमला से चालू हुआ। अच्छा, यहाँ पे 700 टेलीफोन लाइन जो है शुरुआत की गई और 700 टेलीफोन लाइन जो है विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की गई और इस प्रकार से टेलीफोन एक्सचेंज की शुरुआत हुई। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौमिक सेवा बहायता निधि की स्थापना USOF। तो सार्वभौमिक सेवा बहायता जो फंड है या निधि है, इसकी स्थापना 2002 में क्यों की गई थी? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि USOF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, S यानी कि सर्विस, बहायता यानी कि आउट, यानी कि F यानी कि फंड। तो यूनिवर्सल सर्विस आउट फंड, यूनिवर्सल सर्विस आउट फंड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2002 में USOF की। और USOF क्यों गठित किया गया है और फिर क्यों स्थापित किया गया? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो संचार सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए जो है स्थापित किया गया था। तो भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास प्रारंभ हुआ और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई सारे प्रयास जो है भारत में किए गए। और एक बात आपको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास करते हो, क्या करते हो? जब आप किसी भी क्षेत्र में आपकी सरकार जो है वो प्रयास करती है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप याद रखिएगा कि जब आपकी सरकार जो है प्रयास करती है किसी भी क्षेत्र में, तो प्रयास कर सकती है 4 तरीके से। कितने तरीके से प्रयास कर सकती है? 4 तरीके से प्रयास कर सकती है। पहले प्रयास कर सकती है वो संवैधानिक तरीके से। कैसे कर सकती है? संवैधानिक तरीके से, यानी कि वो क्या करे? संविधान में परिवर्तन कर दे, यानी कि संविधान में क्या कर दे? संशोधन कर दे, और संशोधन करने के बाद जो चीज उसको चाहिए वो चीज क्या कर दे? जोड़ दे। तो ये होगा संवैधानिक प्रयास। जैसे शिक्षा के लिए जब प्रयास किए थे तो 86वां संविधान संशोधन किया था और अनुच्छेद 21 का को जोड़ा था, और भी संशोधन किए थे, मौलिक कर्तव्यों में भी उसको जोड़ा था। तो शिक्षा के लिए ऐसे प्रयास किए। संवैधानिक के अलावा वैधानिक प्रयास किए जा सकते हैं। कैसे प्रयास किए जा सकते हैं? वैधानिक प्रयास किए जा सकते हैं। वैधानिक प्रयास में क्या करते हैं? संविधान का कोई भी एक अनुच्छेद लेते हैं, उसके तहत अधिनियम बना देते हैं, या फिर समाज में कोई भी बुराई है उसको समाप्त करने के लिए कोई अधिनियम जो है बना देते हैं। यानी कि विधि का निर्माण करके जब प्रयास किए जाते हैं, विधि का निर्माण करके जब प्रयास किए जाते हैं, तो इन्हें क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं वैधानिक प्रयास। तो 2 तरीके के प्रयास होगा। अब तीसरा प्रयास कैसा होता है? तो तीसरा प्रयास होता है संस्थागत प्रयास। अब संस्था जो है 3 तरीके से गठित की जाती है। कोई भी आपको भी पता है, पहला संविधान के अनुसार आप गठित कर सकते हो, किसी विधि के अनुसार, या फिर सरकार जो है कार्यालय आदेश पारित करती है, जैसे नीति आयोग एक संस्था है जिसका गठन किया जाता है। तो ये जो प्रयास करते हैं इसे बोलते हैं संस्थागत प्रयास, जो कि सरकार करती है। जैसे आप देखोगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ट्राई की स्थापना होगी, है ना, और भी संस्थाओं की स्थापना होगी, प्रसार भारती की स्थापना हुई है। तो अब उसके अलावा संस्थागत प्रयास के अलावा लास्ट प्रयास जो होते हैं वो होते हैं नीतिगत प्रयास। नीतिगत प्रयास में क्या करते हैं? योजनाओं को भी शामिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम 4 तरीके से जो है प्रयास कर सकते हैं। सरकार 4 तरीके से प्रयास करती है। पहला जो होता है वो संवैधानिक प्रयास होता है, दूसरा प्रयास वैधानिक होता है, तीसरा प्रयास होता है
संस्थागत प्रयास और चौथा जो है नीतिगत या फिर योजनागत प्रयास होता है। तो इन 4 तरीकों से प्रयास होता है। तो हम देखेंगे कि भैया भारत ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा प्रयास किया है। तो संविधान में तो कुछ ज्यादा वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन वैधानिक प्रयास जरूर किया है। और वैधानिक प्रयास में भैया क्या प्रयास किया है सरकार ने, तो उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, कौन सा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया है। और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया है, 2000 में आया है। क्वेश्चन आपसे एक बार प्रीलिम्स में पिछली साल ही पूछ लिया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, आपका आंसर था 2005। तो निसंदेह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एक ही अधिनियम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहता है, 2019 में संशोधन भी हुआ है। तो ये जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम है, 2000 में आया था, ये डेट आपको याद रखनी है। संस्थागत प्रयास में बहुत सारी संस्थाएं गठित की और इसके अलावा नीतियां भी बनाई थी। तो एक एक करके हम संस्थाएं देख लेते हैं, पहले संस्थागत प्रयास देख लेते हैं, फिर नीतिगत प्रयास देख लेंगे। तो सबसे पहले संस्थाएं देखेंगे, तो पहली जो संस्था है वो है ट्राई। भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ी जो संस्था है वो है ट्राई। कौन सी संस्था है, ट्राई। तो सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाएगा ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे साथ दोहराएंगे एक बार फिर से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, पुराना नाम इसका हुआ करता था भारतीय दूरसंचार संस्थान। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय दूरसंचार संस्थान किसका पुराना नाम था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये ट्राई का पुराना नाम था। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 14 फरवरी से 6 दिन बाद, यानी कि 20 फरवरी को 1997 में। तो 1997 में 20 फरवरी को इसका गठन किया गया, किसका, ट्राई का गठन किया गया। और ट्राई किस लिए गठित की गई थी, तो आपको भी पता है भैया ये किस लिए गठित की गई थी, तो ये संचार के संबंध में विवादों की अपीलों को सुनने के लिए, दूरसंचार की सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए, ये जो नियम बनाने के लिए, या फिर कोई भी मूवी आती है उसमें भी ये देखती है, तो ये नियम बनाने के लिए ट्राई होती है। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं पीडी बघेला। इस बात को आप याद रखिएगा कि पीडी बघेला इस टाइम पे अध्यक्ष हैं ट्राई के, और ट्राई जो है वो नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसके अलावा एक और संस्था है जिसका नाम है वीएसएनएल। वीएसएनएल का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1986। दोस्तों एक काम किया कीजिए, आपको बहुत सारी डेट हो जाती है और डेट याद नहीं रहती है, तो आप क्या कीजिए, एक पेज लिया कीजिए, खाली A4 साइज का पेज लीजिए, यहां पे डेट लिखिए, क्या लिखिए, डेट लिखिए, और एक लाइन खींच दीजिए और यहां पे लिखिए काम, क्या काम हुआ था या कोई घटना हुई थी वो। फिर उसके बाद क्या कीजिए, इसको बड़ा करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, खाली पेज में आपको जो है, ठीक है, चलिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो भैया क्या होता है, आपको जो है एक खाली पेज लेना है A4 साइज का। A4 साइज का पेज लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें यहां पे एक कॉलम बनाना है, यहां पे लिखनी है डेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे क्या करना है, आपको कोई भी घटना जो है उसको याद करने के लिए यहां पे घटना लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, जैसे मान लीजिए 1997 में कोई घटना है, ठीक है, या फिर 1982 में कोई घटना है, या फिर मान लीजिए 1976 में कोई घटना है, तो यहां पर उस घटना को लिख लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट की घटनाएं लिखिए। जैसे आईसीटी पढ़ रहे हो, तो आईसीटी में जब शुरुआत करते हो चैप्टर की, तो कोई घटना आती है या फिर कोई भी स्थापना आती है, तो वो डेट इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे डेट को ऐसे करके चार्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद दीवार पे चिपका दीजिए, और दीवार पे चिपका दोगे, उसके बाद क्या कीजिए, जब सुबह सुबह आप उठते हो फ्रेश माइंड से, तो पहले थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, बिल्कुल सही हो जाइए, फ्रेश व्रेश हो जाइए। उसके बाद क्या कीजिए, इस चैप्टर के इस जो आपने चार्ट बनाया है इस पर नजर डालिए, और 15 मिनट तक, थोड़ा 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितना भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, पूजा हो, आरती हो, अर्चना हो, जो भी हो,
तो उसके अनुसार आप क्या कीजिए, इसको देखिए और डेट और घटना को आप जो है डेली देखेंगे, तो डेली देखने के साथ साथ आपके दिमाग में इस तरीके से छप जाएंगे कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगी। और इसी प्रकार का तरीका डेट याद रखने वाले लोग अपनाते हैं। और BSNL की अगर आप डेट याद रखोगे तो 1 अप्रैल 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में और अन्य कार्यालय हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, जालंधर और जयपुर। ये कार्यालय आपको याद नहीं रखने हैं, आपको केवल याद रखना है मुंबई, जो कि BSNL का मुख्यालय है। अच्छा, ट्राई का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। इसका कार्य क्या है? तो उपग्रह एवं भू केंद्रों के अलावा अंतर समुद्री केबलों का प्रचालन करना। और ये 13 फरवरी 2008 में नाम बदलकर इसका क्या कर दिएगा? टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी ने इसको खरीद लिया और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? BSNL का नाम टाटा कम्युनिकेशन रख दिया गया। उसके अलावा MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है वो क्या है? स्थापित की गई थी 1 अप्रैल 1986 में ही। किसके साथ साथ? BSNL के साथ। किसके साथ? BSNL के साथ। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों इनके बारे में एक बात याद रखिएगा कि जो GSM उपभोक्ता थे, GSM जो उपभोक्ता थे उनको क्या किया? इन्होंने एक सेवा दी और उस सेवा का नाम है डॉल्फिन सेवा। कौन सी सेवा है? डॉल्फिन सेवा। तो डॉल्फिन सेवा जो है वो किसको दी थी? इन्होंने डॉल्फिन सेवा इस GSM उपभोक्ताओं को दी थी। वहीं एक है CDMA जो उपभोक्ता हैं, ये मोबाइल फोन के उपभोक्ता हैं, याद रखना। और इन्होंने मुंबई, ठाणे और मुंबई के आसपास के जो क्षेत्र हैं, बेंगलुरु और नई दिल्ली, ये 4 जगह याद रखना। कौन कौन सी? मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु और नई दिल्ली, यहां पे इन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं दी थी। और CDMA जो उपभोक्ता थे, CDMA यानी कि मोबाइल फोन उपभोक्ता थे, उनको भी इन्होंने सेवाएं दी। और वो सेवाएं कौन सी दी थी? उन सेवाओं को बोला जाता है गरुड़ सेवा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि MTNL ने GSM उपभोक्ताओं को कौन सी सेवाएं प्रदान की थी? तो डॉल्फिन सेवा प्रदान की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि CDMA उपभोक्ताओं को कौन सी सेवाएं प्रदान की थी MTNL ने, तो गरुड़ सेवाएं प्रदान की थी। इस बात को याद रखिएगा। उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे BSNL आएगी एक भारत संचार निगम लिमिटेड। ये अगली संस्था है और इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 2000 को। कब स्थापना होती है? 1 अक्टूबर 2000 को। डेट डेट डेट, इतनी सारी डेट कैसे याद रखोगे? मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर फिर भी याद नहीं होती हैं तो आप इस डेट को भी काट सकते हो, केवल सन याद रख लोगे उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ऐसे चार्ट बना लोगे तो आपको एक दिन क्या होगा, वो डेट भी याद हो जाएंगी जो आप परेशान होते हो, जिनको याद नहीं कर पाते हो। और ये चार्ट का जो तरीका है वो बहुत सही होता है, इसी को अपनाया कीजिए, आपको जो है काम में आएगा। 1 अक्टूबर 2000 को नई दिल्ली में BSNL की स्थापना हुई और ये संचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये भी है। BSNL आप जानते हो, BSNL की सिम भी खरीदते हो आप, हालांकि आजकल तो जियो की ज्यादा खरीदते हो आप। उसके अलावा BTIL भारत टेलीफोन उद्योग लिमिटेड 1948 में बेंगलुरु में बना। GSM मोबाइल उत्पादन और ICT उपकरणों का उत्पादन करने के लिए जो है गठित किया गया था। इसके बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। उसके अलावा एक और संस्था है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है वो दूर संचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण भी कहते हैं इसको। ये जो दूर संचार विभाग के अंतर्गत निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसका अन्य नाम है। और 1978 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार की एक लघु रत्न दर्जा प्राप्त एक कंपनी है। और अब इसके बाद मैं आपको कुछ प्रोग्राम बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? ICT से संबंधित, जो कि भारत सरकार ने चलाए हैं। पहला कार्यक्रम है ई जिला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है पहला भैया प्रोग्राम?
तो पहला प्रोग्राम कौन सा है भैया? पहला प्रोग्राम है ई जिला। आपको भी पता है भैया ई जिला प्रोग्राम आया 2011 में। तो 2011 में जब ये कार्यक्रम आया तो आपको याद रखना है कि भैया ई जिला जो है वो प्रत्येक जिले को पंचायतों से जोड़ता है और जिलों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। और इसमें क्या किया गया है, आईसीटी सेवाएं यानी कि संचार सेवाएं जो है वो किसको उपलब्ध कराई गई हैं? तो वो उपलब्ध कराई गई हैं भैया प्रत्येक पंचायतों को। ई जिला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप याद रखोगे तो कौन सी सेवा याद रखोगे? तो आप याद रखोगे कौन सी सेवा? डायल गवर्नमेंट सेवा। कौन सी सेवा है? डायल गवर्नमेंट सेवा, जो कि 2012 में आई। और 2012 में जब ये आई, कब आई? 2012 में डायल गवर्नमेंट सेवा। कौन सी सेवा है? डायल गवर्नमेंट सेवा। तो डायल गवर्नमेंट जो सेवा आई है, इसमें क्या किया है, सामाजिक योजनाओं के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको जो है गवर्नमेंट पर उपलब्ध है, मतलब इस पे उपलब्ध है। और इसके माध्यम से जो है आप सारी की सारी सामाजिक योजनाएं जो आपके लिए चल रही हैं उनका जो है आप लाभ ले पाते हो। उसके अलावा एक योजना है, एक प्रोग्राम है ई ताल प्रोग्राम। ई ताल प्रोग्राम जो है वो भी आईसीटी से संबंधित है। आपसे प्रश्न केवल इतना सा पूछा जाएगा कि ई ताल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे भैया? आईसीटी से। और इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात की गई है। किसको बढ़ावा देने की बात की गई है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसके अलावा आप जानते हो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जाम ट्रिनिटी, कौन सा? जाम ट्रिनिटी, ठीक है। तो जाम ट्रिनिटी जो है आया है और इसका फुल फॉर्म है जनधन, जनधन, आधार और मोबाइल। यानी कि आपका जो मोबाइल है और आधार कार्ड है और जनधन का खाता है, इसके माध्यम से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि आपकी जो सब्सिडी की सेवा है वो डायरेक्ट आपके जनधन खाते में आएगी और आधार कार्ड और मोबाइल के माध्यम से इसे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसलिए जाम ट्रिनिटी जो है शुरुआत की गई। उसके अलावा एक और प्रोग्राम है वन नेशन वन फास्टैग, और ये आपको याद रखने ना है, वन नेशन और वन फास्टैग, वन नेशन वन फास्टैग। और ये जो वन नेशन फास्टैग, वन फास्टैग जो है वो ये प्रावधान करता है कि किसी भी कार्य के लिए एक फास्टैग जो है वो 5 वर्षों के लिए जो है वैध रहेगा। और ये 2019 में जो है शुरुआत की गई। इस बात को आप याद रखिएगा। एक फास्टैग जो है वो कितने वर्षों के लिए? कई वर्षों के लिए जो है, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ऐसे रहेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि वन नेशन वन फास्टैग आईसीसी से संबंधित ही एक प्रोग्राम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे 2000 में आया। कब आया? 2000 में आया। उसके अलावा कई सारी नीतियां हैं, कई सारे प्रोग्राम हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी नीतियां हैं, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट आईसीटी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी में था वो मैंने आपको करा दिया है। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सॉल्व करने चाहिए। हमारी विजयी भवा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, सारांश आईसीएस की विजयी भवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, विजयी भवा प्री टेस्ट सीरीज है, प्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्री टेस्ट सीरीज है। आपको मैं बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। तो यहां पे ले चलता हूं आपको प्री टेस्ट सीरीज के पास। ये रही आपकी विजयी भवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है 21 मार्च 2022 से चालू हो गई है। और ये जो ऑफर था वो सीमित समय के लिए था और ये ऑफर अब चेंज हो गया है। अब इसकी जो प्राइस है वो 245 रुपीज हो गई है। 245 रुपीज में जो है इसको जो है प्राइस है, इसके माध्यम से आप इसे परचेस कर सकते हो सारांश आईसीएस के ऐप पर। ये टेस्ट सीरीज अब जब सारांश आईसीएस का ऐप आप जब खोलोगे तो उसमें स्टोर आएगा, स्टोर पर क्लिक करोगे, स्टोर में नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको ये जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विजयी भवा टेस्ट सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगी। वहां पे आप क्या कर सकते हैं भैया, इसे परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सारांश आईसीएस के बारे में और भी जानकारी या कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं भैया, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं
या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक और नंबर आपको मैं दे देता हूं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या मिल सकती है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ये कांटेक्ट जो है वो क्या है, 835804 835804 835804 822, इस पर आप 222 पर आप कांटेक्ट कीजिए। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है प्रियांशु सर से बात कर पाएंगे अपन। प्रियांशु सर जो है आपको बताएंगे कि भैया हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और उसके अलावा अदर कोर्सेज कब लॉन्च होने वाले हैं, किसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इसके बारे में लाभ उठा सकें। थैंक यू।